नमस्कार। आज हम सहतुर टीवी से जो हमारी पूरी टीम है वो पे आपके सुल्तानपुर चिलकाना पहुंची है और यहाँ पे एक दिशा फाउंडेशन है जो कि पूरे गांवों में जाते हैं और एक जो लेडीज़ है उसके पास में 5 गांव हैं, 5 गांवों को वो देखती है और उसमें बता रही कि जो लेडीज़ है या लड़कियां हैं उनके बारे में कोई दिक्कत परेशानी है किसी भी तरह की समाज में या बाहर, तो उनको वो मदद करती हैं और उनके बारे में कोई भी ऐसा परेशानी आती है तो वो आगे गवर्नमेंट को बताती हैं, वहाँ से हेल्प कराती हैं। और ये कार्यक्रम जो है क्या निशुल्क चलता है आपका? तो ये निशुल्क चलता है। तो हम अभी हमारे साथ मैडम बैठी हुई हैं, उन्हीं से जानेंगे कि ये क्या है। हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन जैसा हमने सुना है और सोचा है उसके हिसाब से हमारे समाज को और देश को, गांव को बहुत बड़ा ये फ़ायदा कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक शिक्षा दे रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं। दिशा का मतलब है किसी अच्छी चीज़ की तरफ लेके जाना समाज को, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके बारे में मैडम हमारे सामने, उनका नाम मैं जानूँगा, वो बताएंगे और कब से ये शुरू हुई है और क्या क्या बेनिफिट है। नमस्कार सर, मेरा नाम तस्नीम है और मैं दिशा सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पिछले 20 सालों से जुड़ के काम कर रही हूँ। और दिशा सोशल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत आज से लगभग 40 साल पहले 1984 में मिस्टर के.एन. तिवारी जी ने की थी। और के.एन. तिवारी, मिस्टर केशवानंद तिवारी जी देहरादून शहर के रहने वाले हैं और वो आज से 40-42 साल पहले यहाँ आए और उन्होंने यहाँ की स्थितियों को देखा, यहाँ की परिस्थितियों को देखा, तो यहाँ उन्हें लगा कि यहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है, महिलाओं में काम करने की ज़रूरत है, मज़दूरों में काम करने की ज़रूरत है। तो वो यहाँ आए, यहाँ का सर्वे किया और उन्होंने अपने साथी, उनकी एक और साथी थी मनोरमा, उनको साथ लेकर, और भी साथी थे उनके, तो उनको साथ लेकर उन्होंने जो है यहाँ काम शुरू किया। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको जोड़ा और उन्होंने जो है शुरुआत पहले 5 गांव से की थी और फिर धीरे धीरे हम आज, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उत्तराखंड और यूपी 2 स्टेट में मुख्य रूप से काम कर रही है, जिसमें जो है हमारे रुड़की में जबरेड़ा भी ब्रांच है, हमारी उत्तरकाशी देहरादून में हमारा काम है और यहाँ जो हेड ऑफिस है वो यहाँ सुल्तानपुर चिलकाना में है। और इस हेड ऑफिस में जो है हम पूरे जो प्रोग्राम हैं हमारे वो यहीं हेड ऑफिस से चलते हैं। और यहाँ हम 4 ब्लॉक में मुख्य रूप से काम कर रहे हैं, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के सरसावा, सड़ौली, मुजफ्फराबाद और पुआरका ब्लॉक। और इन चारों ब्लॉक में हम लगभग 125 गाँव में काम कर रहे हैं। और दिशा का जो मुख्य रूप से काम है वो महिला मुद्दों पर है। हम लोग महिला हिंसा के खिलाफ पैरवी कार्यक्रम के अंतर्गत काम करते हैं, जो महिलाओं पर जो हिंसा हो रही है उसको ख़त्म करने का काम करते हैं, महिला अधिकार पे बात करते हैं, किशोरी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पे काम करते हैं। और साथ साथ हमारा वुमेन सेल है एक, जिसमें हमारी पूरी 5-6 लोगों की महिला टीम है और उसके साथ साथ हमारे 25 PLV हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स, जिनके पास हर PLV के पास 5 गांव हैं, जो उनमें महिला हिंसा, महिला अधिकार की बात करते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि महिला अधिकार क्या है, महिला संबंधित जो कानून है उनकी जानकारी करते हैं। और अगर किसी महिला का केस है, कोई महिला संघर्षशील है, किसी के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो ऐसी महिलाओं को जो है हम लोग यहाँ उनका काउंसलिंग करते हैं, उनको राहत देते हैं। और फिर जो है हमारे यहाँ केस भी आते हैं। हर महीने की 10 तारीख को यहाँ हमारे कैंपस में हम नारी अदालत आयोजित करते हैं, जिसमें हम दोनों पक्षों को बुलाते हैं और उनकी काउंसलिंग की जाती है कि कहाँ जो है ज़रूरत है, कहाँ विवाद हो रहा है या कहाँ गलतफहमियां हैं या कहाँ हिंसा हो रही है, उस तरह की चीज़ों की दोनों की काउंसलिंग की जाती है, आपसी विवादों का निपटारा किया जाता है। और हम कोशिश करते हैं कि महिलाओं को राहत दी जाए और वो थाना या कोर्ट कचहरी के चक्कर में ज़्यादा अपना टाइम ना बताए, क्योंकि उनका महिलाएं जा भी नहीं पाती। ऐसी महिलाएं भी आती है जिनके पास किराया तक नहीं होता है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ निःशुल्क है, बिल्कुल कुछ नहीं लेते हैं और उनकी महिला की हेल्प करते हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ यही मामले निपट जाते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो थाना
या हम वकीलों की हेल्प, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेल्प, उनकी हेल्प भी हम लोग, वन स्टॉप सेंटर हैं या महिला थाने हैं या वैसे थाने जो लोकल थाने हमारे लगते हैं उनकी मदद लेते हैं। और साथ साथ हम लोग सामाजिक सौहार्द पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है सहारनपुर क्षेत्र, ये मिला जुला है, हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन मिली जुली रहती है। तो आपसी सौहार्द हम कैसे बनाए रखें, आपसी भाईचारा हम कैसे बनाए रख सकते हैं, तो इसमें हम होली मिलन, ईद मिलन, दिवाली मिलन, रोजा इफ्तियारी, अम्बेडकर जयंती, तो इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करते हैं अपने यहाँ क्षेत्र में, अपने कैंपस में। और दोनों कम्युनिटी के लोग यहाँ आते हैं, आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। साथ साथ जो सरकारी जो स्कीम है उनको भी हम लोग, हमारे गाँव में जो CBO है हमारा एक, उसमें हमारी गांव में लगभग 100 गांव में हमारी कमेटियां बनी हैं। तो जो लोग जागरूक नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें चला रखी है, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन जागरूकता का अभाव के कारण वो योजनाएं जो है उन तक नहीं पहुंच पाती हैं जो पात्र व्यक्ति होते हैं। तो हमारी संस्था ये भी काम करती है कि उनको जागरूक करके और उनको जो पात्र व्यक्ति होते हैं उनको लाभ दिलवाने की सरकारी योजनाओं के उससे जोड़ने का काम भी करती है। साथ साथ हमारा एक महिला किसान कार्यक्रम भी चल रहा है, हमारे लगभग 20 गांव में ये कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग महिला किसान, क्योंकि महिला किसान तो खेती में काम तो करती हैं, लेकिन आज भी वास्तविक रूप से उनको किसान नहीं माना जाता है। अगर आमतौर पे हम लोग देखें तो हमारा ये उनको जागरूक करने का और उनको जो कृषि विभाग है उनसे जोड़ने का काम हमारे करते हैं, उनके हित अधिकार की बात करते हैं। तो ये हमारा काम अभी। तो ये आप जेंट्स के लिए कुछ नहीं, लेडीज के लिए नहीं, जेंट्स के लिए भी हैं। जेंट्स के लिए हमारे जैसे सामाजिक सौहार्द वाले जो कार्यक्रम होते हैं वो होते हैं। और साथ साथ अगर हम इस हिसाब से देखें कि अगर हम महिला के साथ करते हैं तो वो भी परिवार का हिस्सा है। उन परिवार इनडायरेक्टली हम लोग जेंट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हम एक महिला के साथ काम करते हैं, अगर हम किसी एक महिला का हेल्थ की बात करते हैं तो वो पूरे परिवार उससे जुड़ा है, इनडायरेक्टली सबका फायदा हो रहा है। अगर हम एक महिला की एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन की, अगर हम लड़की की बात करते हैं तो वो भी परिवार से जुड़ा हुआ है। अगर कोई महिला हिंसा का केस आता है तो उसमें तो जेंट्स भी आते हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष जो पीड़ित है, मान लो उसका पति है या पति के परिवार है वो जेंट्स, तो उनकी काउंसलिंग करके उनका परिवार बसाने का जो काम करते हैं तो वो उनको उनके लिए अच्छा, मतलब आप बराबर करते हैं। जी जी बिल्कुल, उनको जिसका पार्ट लोग को लेकर नहीं चलते, पूरे परिवार को जी परिवार को लेकर चलते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। जो अभी बात कर रहे हैं तो हमारे जो तस्लीम बहन जी, इन्होंने बहुत अच्छा बताया और आपने सुन करके शायद पूरी समाज को देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी सुधार कर रही है, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो NGO हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं, जिससे परिवार में, समाज में बदलाव आ रहा है। तो अभी हम ये जानना चाहेंगे, ये जैसे अभी परिवार में है कुछ बच्चे जो हैं, क्योंकि हम जेल में प्रोग्राम लेते हैं, जी जी, तो कुछ बच्चे सफ़र कर रहे हैं, वो जेल में आते हैं, कहीं मदर की कमी है, कहीं फादर की कमी है, जी जी, तो क्राइम करके वहाँ आ जाते हैं। जी। तो उन बच्चों पे भी आपका कुछ प्रभाव पड़ता है? कोई आप उनके बारे में सोचते हैं? उन बच्चों का डायरेक्टली तो हमारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम नहीं है, मतलब डायरेक्टली तो हम ऐसे नहीं है कि ऐसे ग्रुप के साथ काम करते हैं। लेकिन अगर हमारे काम के दौरान या हमारे सामने इस तरह के केस आ जाते हैं या इस तरह का कोई परिवार आ जाता है तो हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है हम उनकी हेल्प भी करते हैं। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है जी, और बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जी, तो उसके बारे में भी आप क्या कुछ गवर्नमेंट से बात करते हैं या आप खुद मदद करते हैं? उसका जो है हम एजुकेशन वाला जो है अभी जो है, वैसे तो जैसे हमारा एजुकेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम उन लड़कियों को पढ़ाते हैं, उन बच्चियों को पढ़ाते हैं जो कभी स्कूल नहीं गई, इस तरह का हमारा चल रहा है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें अभी हमारा रोजमाइन एक एजुकेशनल ट्रस्ट है, बिहार में, पटना में है, तो ये पूरा ऑल ओवर इंडिया एक कैंपेन, एक प्रोग्राम चल रहा है रोजमाइन का, और वो ऐसे बच्चों की हेल्प करता है जो जिन्होंने इंटर कर ली और आगे वो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और नीडी है, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनकी वो ट्यूशन फीस 100% निःशुल्क है, कोई ट्यूशन फीस नहीं है। और ये जो वो करते हैं, एडमिशन कराते हैं बच्चे का, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कराते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कराते हैं एडमिशन। और इसमें जो है तमाम आपके इंजीनियरिंग कोर्स हैं, मैनेजमेंट कोर्स हैं, पैरामेडिकल कोर्स हैं। अच्छा, हाँ जी। और ये जो है जितना भी और इसमें एक चीज़ है कि मेडिकल कोर्स को छोड़कर किसी भी जो वो है उसमें वो नहीं है,
टेस्ट नहीं है, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। जो बच्चे, क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं तो वो रह जाते हैं, तो ये चल रहा है। तो हम लोग भी उनके साथ अभी इस साल से ही जुड़े हैं। तो अगर ऐसे बच्चे आ रहे हैं तो हम उनको ले रहे हैं और हम उनके साथ रोजमाइन के साथ उनको एजुकेशन से जोड़ रहे हैं। ये पैरामेडिकल क्या होता है? जी, पैरामेडिकल आपके ये हो गए, जैसे MLT हो गए, वो हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, ANM GNM हो गया, आपका ये इस तरह के जो कोर्सेज है मेडिकल वाले, तो उसमें आता है। नहीं, पैरा नाम जो लिया है आपने, मैं उस पे बात सोच रहा हूँ। जी, ये पैरा जो है ये तो आध्यात्म का शब्द है, ये मतलब साइंस। जो भी है कि उससे मेडिकल से पहले थोड़ा उसको राहत देके जब तक वहां तक पहुंचते हैं, तो उससे पहले जो प्राथमिक अगर हम बात करें, नहीं, पैरा तो जो उसको- शब्द है ये तो आपका आध्यात्म का शब्द है, जी ये साइंस में कैसे जुड़ गया? यही जो पैरा मेडिकल की बात करी है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी जी अगर पैरा के बारे में आप समझ जाएंगे जी तो मेडिकल की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैरा जो सिस्टम होता है, बहुत सारे डॉक्टर भी हैं पैरा मेडिकल बोलते हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ जी तो वो उस बात पर जवाब नहीं देते मुझे। जी वो कह रहे हैं जी नहीं, इसको पैरा मेडिकल, पैरा है चीज क्या है? शब्द है पैरा, एक अपरा है एक परा है। जी जो पैरा सिस्टम है वो चीज क्या है? वो तो अंदर की चीज है, आध्यात्म की चीज है, मेडिकल में नहीं है। और अगर पैरा सिस्टम चालू हो जाए तो फिर तो वो ऑटोमेटिकली फाइन हो जाएगा, उसे किसी समाज की गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है। तो जो आप कार्य कर रहे हैं, हमारा जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन है जी ये पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है आज, तो आप कार्य तो बहुत अच्छा कर रहे हैं जी और जो समाज है उसके लिए भी, लेकिन जो हम देख रहे हैं जो प्रैक्टिकल असर है वो सामने नहीं आ रहा अभी। NGO तो बहुत काम कर रहे हैं। जी हमने तिहाड़ जेल में जाते हैं तो वहाँ करीब 170-80 के करीब NGO थे, जी लेकिन जब से प्रधानमंत्री आए इन्होंने थोड़ा सा लाइन ली जी तो उसमें करीब आधे से कम रह गए, क्योंकि जो NGO काम करते हैं जी अगर वो प्योरिटी पे करते हैं तब तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे अंदर वो प्योरिटी नहीं है जो समाज को चाहिए। जी जी अब आज क्या है कि समाज में ऊपर गवर्नमेंट से 100 रुपए चलते हैं एक आदमी को देने के लिए, बिल्कुल पहुंचते पहुंचते वो 20 रुपए बचते हैं। बिल्कुल। तो उसमें हमारे जो NGO उनकी ड्यूटी बनती है कि भाई ये भ्रष्टाचारी अफसर है, ये वहां तक पहुंचने में इतने पैसे गायब कर रहे हैं बीच में, जी जी बिल्कुल। तो समाज अपने आप ही सुधरेगा। हाँ, क्योंकि आपका जो दिशा नाम है, दिशा का मतलब है जो किसी अच्छे रास्ते को दिखा दे, दिशा दिखाने वाला। जी दिशा दिखाने वाला। जी तो उस पर भी हम चाहेंगे आप प्रकाश डालें कि भाई जो लोग कर रहे हैं वो क्या है, उनको कैसे सुधारा जाए। अगर ये सुधार हो जाए तो शायद लगता है कि फिर इतने हमको भाग दौड़ की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अच्छे अच्छे लोग बहुत मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे उससे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जागरूकता की बहुत ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है कि हमारे जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो है ये चाहते हैं कि बस कुछ पैसे दे के और मेरा काम हो जाए पहले। क्योंकि ये जो मेरे लेने वाली बात है ना कि मैं हूँ, बाकी मेरे पड़ोसी को मिले या ना मिले, चाहे वो पात्र है चाहे वो नहीं है, तो ये जो सोच और ये जो मानसिकता है इसको छेड़ने की ज़रूरत है, इसको हटाने की ज़रूरत है, इस पे चोट करने की ज़रूरत है मानसिकता पे। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, हर आम व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि अगर कोई चीज़ अगर कोई सरकार से या कहीं से भी कोई चीज़ आई है और जिसके लिए आई है, जो पात्र व्यक्ति है, जो उसका हकदार है, उसके लिए आई है, तो मैं अपना ना करूं, उसको दिलवाने में मैं हेल्प करूं, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादातर जब भी कोई योजना गांव में आती है या कहीं भी आती है, तो जो लोग पात्र भी नहीं होते वो भी लाइन में खड़े होते हैं, और वो बल्कि उनको पहले मिल जाता है, और जो हकदार होते हैं वास्तव में जो होते हैं वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, उनको नहीं मिल पाता। तो इस चीज़ पे भी हमें जागरूकता करने की ज़रूरत है और इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है कि पहले अगर वो आम व्यक्ति खड़े हों वहाँ और वो जो है उसके बात करें, अपना ही गांव का आदमी, अपने ही गांव के आदमी की बात करे कि नहीं मैं नहीं, मेरे पास तो है, ये गरीब है, इसका ज़रूरत है तो इसको मिलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पर
जो है उसको रोका जा सकता है। जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार की वजह भी यही है, क्योंकि जब होड़ लगती है तो वही होता है कि नहीं मैं इससे ज़्यादा दूंगा और मैं इससे ज़्यादा, सबसे पहले मेरा काम हो जाए, तो चाहे मुझे पैसे देने पड़े उसके लिए, क्योंकि वो तो आ ही रहा है। वो योजनाओं का, अगर 20 लोगों के लिए योजना आई है मान लो, तो वो 20 लोगों को मिलनी है। अब उसमें क्या होता है, वहाँ 40 आदमी खड़े हो गए। अब 40 में से जो पहले वो कहेगा मैं इतने पैसे दूंगा तो मेरा कर दे, पहले वाले जो वो है, तो उससे भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है इस चीज। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को तो जो आपके अध्यात्म है, भाई अभी हम गए थे जी तो किसी मंदिर में, तो उन्होंने एक बात कही वहां पे कि जी मंदिर में 2 आदमी नहीं आए। तो हमने कहा भाई वो क्या है, वो कौन है 2? कि जी एक मुस्लिम और एक हरिजन। जी तो मैंने कहा ये मंदिर में तो ऐसा हो कहीं सुना नहीं, लेकिन आपने ये नई बात रख दी। तो ये जितना आध्यात्म चल रहा है, चाहे वो मस्जिद से चल रहा है, चाहे मंदिर से, चाहे गुरुद्वारे से, तो वास्तविकता में इस आध्यात्म पे भी कोई रिसर्च हो सकता है, नहीं हो सकता? इसमें भी कोई लोगों का या गवर्नमेंट का कोई अटेंशन है कि ये सब तमाशा चल रहा है, पब्लिक जो है इकट्ठी होती है, भ्रमित होती है, पैसा दे के चली जाती है, फिर घरों में कलेश होता है, तो इस पर भी कोई आपकी दिशा काम कर रही है, सोच रही है कुछ? देखो, डायरेक्टली हमारी संस्था तो इस पे काम नहीं कर रही, लेकिन ज़रूरत है आजकल के माहौल को देखते हुए इन सब सख्त चीज़ों की जरूरत है। बहुत ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज माहौल इतना ज़्यादा उस तरह का हो गया है हाँ। कि लोग अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं। चीज़ें कुछ होती हैं और उसको जो है तोड़ मरोड़ के कुछ पेश किया जाता है, तो वो कुछ का कुछ हो जा रहा है। तो आज बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों पे काम करने की और जागरूक करने की लोगों को। आज संसार को आपको शायद नॉलेज होगी कि 5 आदमी चला रहे हैं जी पूरे विश्व को। आपको नॉलेज होगी कि 5 आदमी कौन है, और शायद अगर 5 आदमी ठीक हो जाए तो मुझे लगता है हमारा भारत जो एकदम बहुत सुंदर हो जाएगा। जी अभी सभी लोग पैसा तो सब कमाना जानते हैं, लेकिन किस पात्र को देना किसको नहीं देना ये किसी को नहीं पता। जी सभी लोग, जब आपने देखा कि सब लोग बैठते हैं तो एक जैसा खाना खाते हैं, झूठ एक जैसा बोलते हैं, जी शराब एक जैसी पीते हैं, लड़ाई एक जैसी करते हैं, तंबाकू एक जैसा है, बीमारी एक जैसी, दवाई एक जैसी। बिल्कुल। लेकिन जब भगवान का नाम आता खुदा का, तो वहां पे इकट्ठे होकर पी रहे थे, खा रहे थे, लेकिन फिर वो मुस्लिम कहते हैं हम मस्जिद जा रहे हैं और ये हिंदू कहते हैं हम मंदिर जाते हैं। तो क्या ये एक जगह बैठ के नहीं हो सकता? जब आपकी दिशा जो है इसमें सब लोग हैं बिल्कुल। और सब लोग काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो ये जो हमारे जो काम है, ये जो जिसको हम बात कर रहे हैं कि भाई सब लोग इकट्ठे बैठ के, तो फिर ये अगर एक जगह बैठ के काम करें जैसे अब आप यहाँ कर रहे हैं दिशा में, तो ये क्या आध्यात्म में नहीं कर सकते हैं लोग? कर सकते हैं, करने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बंटवारा उस तरह से समाज ने जो है बांट दिया है। नहीं तो आप तो समाज से ऊपर है, अब आप तो समाज को दिशा दे रहे हैं, समाज तो आपके अंडर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम लोग अपने क्षेत्र में जहाँ तक हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन अकेले दिशा के काम करने से नहीं होने वाला है, और भी बहुत लोगों को काम करने की जरूरत है। नहीं, जब आप इस तरह के प्रैक्टिकल वो पे आएंगे, करने के अभी जरूरत है। पैरामेडिकल जो है वो तो प्रैक्टिकल की बात करता है, साइंस तो प्रैक्टिकल को मानती है, जी तो ये भी तो प्रैक्टिकल है, ये आध्यात्म भी जो है ये भी तो प्रैक्टिकल है। इस पर बात क्यों नहीं करते लोग? इस पर भी तो सोचना चाहिए। मैं तो इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, आप दिशा की बात कर रहे हैं, तो दिशा तो हर जगह दिशा बताती है, बिल्कुल, ये तो बात सही है। बिल्कुल घरेलू झगड़े में बताती है, लॉ में बताती है, हर जगह वो दिशा बताती है। बिल्कुल बिल्कुल तो दिशा शब्द ही एक अपने में अलग है। तो ये जो सब चीज चल रही है, इसको हम कैसे, अब कोई भी इस वर्ल्ड का कोई भी आध्यात्म गुरु ये नहीं बोलता कि ये बीमारी क्यों होती है। गुरु जी को भी वही बीमारी है, हाजी जी को भी वही है। बिल्कुल, उसकी वजह यह है ना, देखो ईश्वर तो एक है, अब उसको हम किस तरह से मान रहे हैं, हमारे मानने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ईश्वर एक है। इसीलिए जो है एक ही तरह की हवा, पानी, हर तरह एक ही तरह से हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ही हमें चाहिए, ऑक्सीजन ही हम, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं, कोई अलग अलग तो नहीं, एक जैसा खून है सबकी रगों में। अब ऐसा तो नहीं किसी का खून लाल है, किसी का हरा है, किसी का नीला है, किसी का पीला है, तो एक खून
हाँ, एक तो ही है। एक ही है, अलग अलग तो नहीं है। हम्म। तो हम समाज ने उसको बांट दिया है, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन वहां तक ठीक है कि सब लोग अपना अलग अलग, जिसकी जो श्रद्धा है वो अपने अपने हिसाब से अपने ईश्वर को याद करे, अपने जिसको भी वो मानता है उनको याद करें। लेकिन उसके नाम पे झगड़े करने या उसके नाम पे लोगों को मारना, उसके नाम, वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें सुधार कैसे करें? कोई सुधार का जरिया है? इसमें तो सुधार का जरिया यही है कि भाई आपसी इस तरह के जागरूकता हो, इस तरह के प्रोग्राम्स हों जगह जगह पे, और आम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, आम जनता को सबसे बड़ी बात है। नहीं, आम जनता के तो आप मेन है। जैसे आपकी दिशा है, मस्जिद की दिशा है, मंदिर की दिशा है। हाँ, तो सब लोगों को मिलना जुला प्रयास करना चाहिए। इसमें मिलजुल के सब लोगों का प्रयास होगा तभी जो जाके जो है इस चीज से। तो हमने तो अभी देखा है कि जो कुरान पढ़ते हैं उन पे मैंने कुछ कमेंट्स डाले थे, कोई जवाब नहीं देता। भागवत गीता पे डाले, उस पर कोई नहीं बोलता। बात बहुत दुनिया के करते हैं, जब सामने बुलाता हूँ कोई आता ही नहीं है। तो इस पर आपकी क्या सोच है? उसमें पढ़े लिखे भी हैं, देखिए अनपढ़ भी। उसको हम उस पे हम ज्यादा नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि धर्म का ऐसा मुद्दा है कि वो बात करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है उस तरह से। नहीं, कुरान शरीफ पे हम बात करते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? वो हम नहीं बात करते। हम लोग सामाजिक लोग हैं, तो हम सामाजिक जो चीज़ है उन्हीं पे बात करें। क्योंकि आजकल अगर हम थोड़ी सी भी बात करते हैं उस पर बड़ा बवाल हो जाता है। तो उस तरह की, मतलब मेरा अपना ये मानना है पर्सनल, कि अभी वो माहौल नहीं है कि हम उन सब चीज़ों पे खुल के बात कर सकें। जो सत्य चीज है उस पर आज ही बोलेंगे, हम कल भी बोलेंगे। बिल्कुल, अगर हम बोल सकते असत्य पे हैं तब हम सोचेंगे कि हम बोले नहीं बोले। भाई जो सच्ची चीज है उस पर क्या डर है हमें? वो तो हम कर ही सकते हैं। तो ये तो खैर आपसे खैर मिल के अच्छा लगा कि जो दिशा है, और आपने इतना ऑर्गेनाइजेशन फैलाया हुआ है और पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक जगह नहीं है, बाहर के लोगों से भी आप कार्य करते हैं। तो अभी अभी हमारे साथ में जो दिशा के एक सीनियर मैनेजर हैं यहाँ पे, और वो कार्यकर्ता हैं, तो उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो वो बताएंगे कि जो दिशा है और समाज है उसमें क्या चेंज कर रहे हैं आप अपने तरीके से। तो मैं जानना चाहूँगा उनका नाम। जो अभी मेरा नाम गुंजन गर्ग है और मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए हूँ, और अकाउंट्स लिखने और अन्य सुविधाएं देने के बहाने लोगों की सेवाएं कर रहा हूँ। साथ में जो दिशा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो गतिविधियां हैं उसमें है ना किस तरीके से गतिविधि रिकॉर्ड होनी चाहिए और चलाई जानी चाहिए, इस पे इसका एक मैं सदस्य हूँ, इस कमेटी का मैं एक सदस्य हूँ, और इस पर मैं अपनी विचारधारा रखता हूँ। जी हाँ, वो जो विचारधारा है उसी के बारे में हम जानना चाहते हैं। और हमारी केवल एकमात्र विचारधारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है धर्मनिरपेक्ष है। धार्मिक बातों पर हमारा कोई दखल नहीं है कि जैसे कि कोई कहे कि हिंदू के बारे में आप क्या जानते हैं बहुत अधिक, तो हम बहुत अधिक जानते नहीं हैं, ना हमें पढ़ाया गया है यहाँ पर, ना हम उस विषय में जानते हैं। आप कहें कि मुस्लिम के बारे में क्या जानते हैं, ना हमें ना मुस्लिम के विषय में ऐसा कुछ जानते हैं, लेकिन है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हम जानते हैं, और उसके आधार पर चलने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके जो नियम बने हैं, उसकी जो विधाएं हैं, उसके ऊपर हम काम करके लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। जी, केवल हमारा इतना ही काम है। सेवा करना जो है वो इस पर आधारित है कि जैसे कि इनइक्वलिटी है, मतलब कि आपस में कोई छोटा कोई बड़ा है, तो उसको है ना समान करने का प्रयास करते हैं। कि हम है ना धन से नहीं कर पाते, लेकिन है ना ये बताते हैं कि समाज का हर एक व्यक्ति, चाहे वो है ना गरीब है चाहे रईस है, वो सब एक बराबर है। तो इसके ऊपर हमारी विचारधारा है। दूसरी विचारधारा है कि महिला पुरुष का भेदभाव जो है ना, बहुत सारे लोग बाग है ना अभी भी हैं तो धार्मिक, हिंदू धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, अन्य धर्मों को मान रहे हैं, लेकिन वो है ना महिला और पुरुष में भेदभाव करते हैं। तो उस भेदभाव को कैसे मिटाया जाए, हम इस पे काम करते हैं। जातिवाद को कैसे कम किया जाए?
तीसरा है कि महिला पर हिंसा। अगर हम महिला पर है ना, बाहर तो है ना मदरसे हैं या मंदिर हैं उसमें प्रवचन कराए और घर आते अपनी पत्नी को झड़क दिया बिना किसी कारण के, है ना। तो हमारा जो विचारधारा, हमारा जो विचार है वो इससे उत्पन्न हुआ है कि है ना महिला को भी घर के अंदर और समाज के अंदर समान अधिकार मिले। दूसरा विषय हमारा ये है। इसके साथ साथ है ना अन्य है ना आकस्मिक विषय हैं बहुत से, कि जैसे कि अगर कहीं पर कोई विपत्ति आ गई है, कहीं पर है ना भूस्खलन हो गया है, तो हम है ना आर्थिक मदद करने की कोशिश करते हैं। अपने है ना जो हमारे जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर बताते हैं कि यहाँ पर ऐसी विपत्ति आ गई है। ये आकस्मिक विषय है। इस खेती का विषय है तो उस पर है ना बहुत ज़्यादा हमारे पास नॉलेज वाले व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन हम खेती में है ना कैसे बीज का संरक्षण होगा, किस तरह से बीज बोया जाएगा और कैसे फसल ले सकते हैं, तो इस विषय में बातचीत कर सकते हैं हम। इसके बाद है ना कार्बन क्रेडिट क्या है, कैसे है ना हिंदुस्तान का व्यक्ति एक पेड़ लगा रहा है और कार्बन को संचित कर रहा है अपने खेत पर, और उसके बदले उसे है ना कुछ मिल नहीं रहा है। और कुछ लोग आगे हैं, कुछ देश और कुछ लोग बाग उसका उत्सर्जन कर रहे हैं, जैसे उसे जला दे रहे हैं, जलाने के बाद फिर वातावरण के अंदर कार्बन छोड़ दे रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे ज्वलंत और अच्छे मुद्दों पर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे हम अभी पूरे परिपक्व नहीं हैं, अभी भी हम बच्चे हैं इस फील्ड में, और इसे आगे बढ़ाने का काम है। तो प्रदूषण का तो आजकल बहुत ज़्यादा वातावरण में चला हुआ है, तो उसको लोग कहते हैं कम करो, कैसे करो। और ये जो अभी आप बता रहे हैं कि जो धान की फसल है उसको जला देते हैं, दिल्ली में भी उसका प्रदूषण आ जाता है। उसमें हमने एक विषय अलग लिया हुआ है, जैसे कार्बन क्रेडिट बोलते हैं उसको। कार्बन क्रेडिट उसे बोलते हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति ने ये आम का पेड़ लगाया, जो उसका तना बना हुआ है, जड़ से लेके पत्तों तक सब कार्बन को संचित करके मोटा हुआ जा रहा है। तो एक ने तो कार्बन का संचयन करा अपने खेत पर एक ऐसा है कि उसने अपनी धरती प्लेन कर रखी है और कार्बन को जितने पेड़ उसके आते उन्हें जला के है ना उससे ऊर्जा पैदा कर ली और ऊर्जा का यूज कर लिया। ऐसे देश और व्यक्ति मौजूद हैं। तो जो पेड़ का संचयन कर रहे हैं उसमें कार्बन को है ना इकट्ठा कर रहे हैं, उनको हमें क्रेडिट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जैसे कि बाहर के मुल्क जो हैं वो है ना वो क्रेडिट को जिन्होंने ज़्यादा पेड़ जला दिए, ज़्यादा जंगल उजाड़ दिए, वो उसमें है ना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो उसका संचयन कर रहे हैं, जब 5 साल कर लिया, 10 साल कर लिया, उनको वो क्रेडिट मिलता है, उसमें से हिस्सेदारी मिलती है उनको। मैं इस विषय पर बात कर रहा था। प्रदूषण तो है ही, प्रदूषण तो सब आदमियों का एक विषय है, जिसमें है ना हर आदमी प्रभावित हो रहा है इससे, प्रदूषण से। तो प्रदूषण बाहर से ज्यादा है या अंदर से ज्यादा है? इंसान के अंदर से प्रदूषण ज्यादा है, बाहर से ज्यादा है? देखो ये है ना, ये बात जो है ना, अगर हम है ना इस विषय पे अगर देखें कि है ना प्रदूषण है ना आदमी के अंदर ज़्यादा है, बाहर ज़्यादा है, इसके अलग अलग मायने हैं। मायना क्या है कि जैसे कि अगर कोई क्या हिंदू मुसलमान वाली बात करे, एक तो उस तरह के है मायने, तो उसके लिए तो हमारे पास है ना अभी कोई, हम तो उसमें समरसता लाने का काम कर रहे हैं। तो उस विषय पे है ना बहुत सारी जानकारियां हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम इस विषय पे जब आगे नहीं बढ़ते तो जानकारियां कम है। दूसरी बात क्या है कि उसके मन में जैसे कि पुरानी आस्था के मुताबिक भाई वो पुरुष तो पुरुष समझता है अपने आप को, और ना महिलाओं का उत्पीड़न करना वो अपना अधिकार समझता है। नहीं, कई जगह पुरुष का भी वो उत्पीड़न बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि मैं तो जेल में देखता हूँ, वहाँ जब आते हैं लोग उनसे बातचीत करता हूँ, तो ऐसे ऐसे वेल एजुकेटेड पर्सन आते हैं, पूछो मत आप, और उन्होंने कोई काम नहीं किया, घर से ही चला उत्पीड़न। जैसे आप लेडीज को लेके चल रहे हैं और वो जेंट्स को चल रहे हैं, तो मैंने कहा भी तुम्हारे साथ क्या हुआ? नुका जी पूछो मत क्या बताऊँ आपको, मेरी नौकरी छूट गई। बात आपकी ये बिल्कुल सही है, और ये बहुत सारे ऐसे मामले है ना मौजूद हैं। लेकिन अगर है ना उन दोनों को अगर बैलेंस किया जाए, कि देखा जाए कि वो ज्यादा है या वो ज्यादा है। हाँ, ये जो बैलेंस की बात है, बैलेंस की तो हम कर रहे हैं। तो 95% है ना उधर पकड़ आ जाएगा और 5-2% है ना इधर आएगा। तो है ना 2% को एड्रेस करने वाली भी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं,
कि जो है ना ऐसे विवाद, ऐसी बातें होंगी तो उनको भी एड्रेस करेंगे। कुछ लोग बाग ऐसे भी मौजूद हैं, लेकिन हमारा विषय ऐसा है। ये तो संस्कार से शुरू होता है। अब लड़का लड़की के संस्कार तो घर से ही चलते हैं। अगर हम उनको आज क्या संस्कार हैं, आप तो दिशा को देख रहे हैं, आपको नॉलेज है कि आज बच्चों को कोई लेडीज खुद नहीं पालती। 5% छोड़ दीजिए 10, शहर में 90% जो काम वाली पालते हैं। वो उसको गोली खिला के सुलाएं, चाहे वो खाना खिला के सुलाएं, लेकिन उनका काम है कि उनको बच्चों को रोने नहीं देना। तो ज्यादातर उसमें ड्रग्स इस्तेमाल हो रहा है। जिस बच्चे को ये चीज दी जाएगी तो उसका लीवर तो वैसे ही डैमेज हो जाएगा और उसके अंदर तो वैसे ही प्रदूषण शुरू हो जाएगा। फिर तो उस पर क्या कोई ऐसी दिशा आप दे रहे हैं कि जिससे जो आज महिला या पुरुष हैं वो अपने आप को समझे कि भी जो मेरी ड्यूटी है, मेरा जो मॉरल है वो बच्चे पैदा करना ही नहीं है, बच्चों की देख रेख पहले है। तो उस पे क्या कोई भारत सरकार या किसी का कोई ऐसा कोई दिशा दी जा रही है कि जिसमें इसमें कुछ बदलाव आए और हमारा समाज बदले? आज बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते। बहुत सीनियर अफसर है मेरे पास में। तो ये क्या मतलब आगे जाके ये समाज कहाँ जा रहा है? वेल एजुकेटेड तो हम सब हैं, सब कुछ जानते हैं, पैसा है, लेकिन बच्चे तो हमारे मानते ही नहीं। वो कहते हैं, कभी कहते हैं कोई शादी नहीं करा रहा है, कोई शादी कर रहा है तो बच्चे ही नहीं कर रहे। तो ये समाज कहाँ जा रहा है? इस पे प्रदूषण क्या काम कर रहा है? इसमें क्या दिशा है आपकी? इसमें ना देखिए क्या है, आपने जो बात की है ना, केवल 2% क्रीमी लेयर की बात की है। क्रीमी लेयर की बात की है 2%। और हम जो काम कर रहे हैं 98% गरीबों के बीच में काम कर रहे हैं, जिसके लिए बच्चा ही सब कुछ है अभी फिलहाल। अब है ना कोई है ना बॉम्बे, बेंगलोर और दिल्ली या साइबर सिटीज़ के अंदर है ना काम कर रहा है, तो उसमें है ना स्त्री और पुरुष दोनों है ना ड्यूटी पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। और ऐसे समय पर वहाँ पर है ना एक समस्या क्या आ गई है कि है ना बच्चों को कहाँ छोड़ा जाए। जो मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरे से कहना चाह रहे हैं, आप पूछना चाह रहे हैं कि बच्चों को कहाँ छोड़ा जाए। तो अभी है ना हम ये तो है ना हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, ऐसा तो अमेरिका में भी हो रहा है। तो क्या वहाँ पे ना ड्रग बट रहा है? अमेरिका में, ब्रिटेन में भी हो रहा है। वहाँ कौन सा ड्रग बट रहा है? और बड़े बड़े है ना देशों के अंदर है ना इस टाइप का, जैसा आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, ऐसे बहुतायत में हो रहा है कि है ना वो क्रच में किसी व्यक्ति को लगा रहे हैं अपने साथ। और है ना तो हमें है ना हमारा है ना क्या फोकस होना चाहिए? देखो वो माँ बाप हैं जो तो ऐसा करेंगे, भविष्य जो है ना, अगर हम ये पहले हम क्या कहते थे, पूरी बाजू की शर्ट पहनेंगे है, अगर किसी ने हाफ बाजू की पहन ली तो गलत हो गया। हम इससे ना डरें। अब ये तो है ना हमारी अगली पीढ़ी ऐसी ही है, मेरे बच्चे भी ऐसा करेंगे, हो सकता है बच्चों के बच्चे ऐसा करें, मैं ना कर पाए, एक पीढ़ी का गैप हो किसी में, तो उसके बच्चे ऐसा करेंगे। तो है ना इसमें हमें किन्हें एजुकेटेड करना है? माँ बाप को नहीं, वो तो है ना अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को कैसे पालना है। और जितने समय वो अपने घर पर रहते हैं उतने समय तो अपने बच्चों को सही ढंग से पालते ही हैं। लेकिन है ना उनको एजुकेटेड करना है, उन क्रचेस को एजुकेट करना है और उन व्यक्तियों को करना है कि जो कि उनके बच्चों को उनके अनुपस्थिति में देखते हैं। उनके ये तो ठीक है, लेकिन आजकल की डॉक्टरेट तो ये कह रही है कि माँ का दूध जो है सबसे अच्छा है बच्चे के लिए, और कहीं माँ का दूध बहुत खतरनाक है। तो ये फिर कहाँ से कैसे हो गया ये? जब आप जो रख रखाव की बात कर रहे हैं तो बड़ा गहन विषय है। इस पे तो मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की डिबेट बैठनी चाहिए, डॉक्टर बैठने चाहिए और एनजीओ बैठने चाहिए, तब जाकर के बात बनेगी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि बात बिल्कुल सही है। आज जो बच्चे हैं, अपंग बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो कहाँ से ले रहे हैं? उसमें हम बस यही कह देते हैं ये भगवान की देन है। भगवान की देन थोड़ी, तो हमारी देन है। जो हम कर रहे हैं, जहां मिल रहे हैं, उनकी जो निगेटिव एनर्जी है वो हमारे को टच कर रही है, हमारे से बच्चे को टच कर रहा है। तो ये समाज तो हमारा पतन की तरफ जा रहा है। इस हिसाब से गरीबी जो है कहाँ से आ रही है? भाई एक आदमी के पास में घर में 2 पेशेंट है, वो कितना भी तनख्वाह लेकर आ रहा है तो गरीबी तो रहेगी। या एक आदमी शराब पीता है, अब दिल्ली में तो आपने पहले देखा शराब भी फ्री कर दी थी, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, तो वो गवर्नमेंट डुबो रही है।
परिवार को, समाज को। ये अब जाकर के बंद हुई, नहीं तो फ्री चल रहा काम। तो पहले तो हमारे नेताओं में चेंज आना चाहिए, नेताओं के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे नीचे आते हैं, जैसे आप हैं, अब सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और जो प्रधान हैं, जो नगर निगम में पार्षद हैं, इनकी ड्यूटी होती है कि इनको अपने को बदल के दूसरों को बदलें, तब बात होगी। तो ये सारा जो खेल है समाज का, बिखरा हुआ और पतन की तरफ जाना, ये तो सब एक टेम्परेरी है। जड़ पे तो हम पहुंच ही नहीं रहे जहां जड़ है। अभी हमने कॉलेज में गए तो वहां बच्चों पे बड़ा वो, कुछ बच्चे तो टीचर की नहीं सुनते, और उधर गवर्नमेंट कहती है हाथ नहीं लगाना। उधर माँ बाप भी आजकल ऐसे हैं कि थोड़ी सी बात हो हाथ नहीं लगाना। वो कहते हैं, माई कह देती है कि जी देखो बच्चे आजकल ऐसे ही हैं, कुछ बोलना मत, अपने हस्बैंड को बोल देती हैं, पता नहीं कल को क्या कर ले ये। अब वो भी डर जाते हैं। कर भी रहे हैं बच्चे, कर भी रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, तो वो कर क्यों रहे हैं? इस पॉइंट पे कोई बात नहीं कर रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको कैसे सुधारें? ऐसे है कि समाज जो है ना, वो अपनी दूरी पे घूमता है। जैसे हम पृथ्वी घूम रही है ना, अपनी दूरी पे घूम रही है, ऐसे समाज भी अपनी दूरी पर घूम रहा है। और आप और हम, आप है ना एक पत्रकार की हैसियत से, और हम है ना एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से केवल एनालिस्ट हैं, उसके एनालिसिस कर रहे हैं। और उस एनालिसिस के आधार पर 1 या 2% परिवर्तन करने में सक्षम है, मासिस को परिवर्तन करने में सक्षम है। लेकिन है ना, मासिस तो अपने अनुसार काम कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये बहुत सोचने का विषय है। और उसको है ना किस तरीके से परिवर्तित, समाज को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, इसके अंदर ना इंडिविजुअल नहीं कर सकता कोई। सरकारें लगें, सामाजिक संगठन लगें, इसके बाद प्रोफेशनल्स लगें, और पूरा समाज लगे, तब ये इसको हमें ना थोड़ा बहुत रोक सकते हैं। थोड़ा बहुत मिला जुला प्रयास होगा, सामूहिक प्रयास होगा, उसी से इसको थोड़ा बहुत प्रभावित किया जा सकता है। मेरा सोच कैसे नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप देखिए जो पिक्चर बन रही है, मूवी बन रही हैं, उनमें बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े करोड़पति, इनके पैसे लगते हैं। एक पिक्चर में वो 100 करोड़ 200 करोड़ लगते हैं, और दिखाते क्या उसमें, सिगरेट पीते हुए धुआं ऊपर जा रहा है। वो एक्टर तो बहुत पढ़े लिखे होंगे। तो हमारी जो समाज है, जो हमारा देश भारत सरकार है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि आज उनको ये देखना चाहिए कि जो मूवी आ रही है उसमें क्या है। अब मूवी देखने से भी लोगों को बीमारी फैल रही है, उस पर तो कोई रिसर्च नहीं है। डॉक्टर भी देख रहा है, जेंट्स भी, लेडीज सब देख रहे हैं, और कई बच्चे उन्हें देख करके नया काम शुरू करते हैं, जिनको जेल में जाके हम उनकी क्लास लगाते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। उनको जी मैंने मूवी देखी थी, एक बच्चा जो अपने हाथ कोई काट रहा था एक दिन धागे से, मैंने वहां निशान देखा उसको, मैंने कहा भाई ये निशान कैसे पड़ रहे हैं, तो वो झकने लगा। मैं बात मेरे दोस्त का था, मैंने कहा बात क्या है, वो दोस्त को दिखाया, करे ये तो मुझे भी नहीं पता। तो वो आई थी उसमें, वो कौन सा था वो जो जिसमें उड़ते थे बच्चे, ऐसी कोई उसमें दिखाई, और धागे से काट रहा था, और वो बच्चा भी काट रहा, 8th क्लास का बच्चा काट रहा उसे अपने हाथ को। तो इन चीजों पे बैन होना चाहिए। हमारा समाज ये नहीं कहता कि हम समाज के पीछे भिजुगा, पर हम ऊपर से ही समाज को सही लें। हमारे जो सोशल मीडिया है या सोशल नेता हैं, उनको ये चीजों पे बात करनी चाहिए, उन चीजों पे सलाह देनी चाहिए। ये मूवी को बदलें, पिक्चर को बदलें, क्या ये नई नई चीज दिखा देते हैं, तो उससे बच्चे हमारे खराब हो रहे हैं, परिवार खराब हो रहा है। आप कितना ही सुधार कर लो, जब जड़ में पानी नहीं लगेगा तो पेड़ हरा कहां से होगा। वो तो जड़ की बात आ रही है। तो हम इसीलिए सतयुग टीवी जो है, इसको हम डिफेंस में क्या, आप एजुकेशन में क्या है, आपके फाइनेंस में क्या, हर जगह जा रहे हैं। और हम उस पॉजिटिव एनर्जी को दिखाना चाहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी से आप किसी भी समाज को क्या, इंसान को क्या, और कोई भी यूनिट ले लो, आप हर चीज में बदल सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी से। अब पॉजिटिव तो सब बात करते हैं, पॉजिटिव खेलो, पॉजिटिव बात करो, लेकिन पॉजिटिव एक टीचर है और वो तंबाकू खा रहा है। अभी मैं बाड़मेर में था, एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने हमको टाइम नहीं दिया। मैंने कहा भाई बच्चों को ऐसे मेमोरी पे बताएंगे, क्यों बच्चे इनकी मेमोरी कमजोर पड़ती है। तो कह रहे नहीं डिसिप्लिन खराब हो जाएगा मेरा। तो वो बैठ के उन्होंने निकाला तंबाकू और नीचे टेबल के नीचे करने लगा ऐसे। मैंने कहा शास्त्री जी इतनी लंबी छुट्टियां है तुम्हारी,
ये नीचे क्या कर रहे हो? हो ये थोड़ा सा नजला पड़ता है उसके। मगर हम डॉक्टर हैं, हम आध्यात्म गुरु के साथ साथ डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टर जो है वैसे नहीं है लल्लू पंजू। आपका तंबाकू गारंटी से छुड़ा देंगे चाय पिलाकर। कह रहे क्या बात कह रहे हो? मैं बिल्कुल। कह रहे जी फिर मैं प्रोग्राम लगाता हूँ। कह रहे मुझे बताओ। मैं बिल्कुल नहीं बताऊं तुम्हें। मुझे 3000 बच्चों को और तुम्हें बताने में बराबर टाइम है, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं अकेले? मगर मुझे एक आदमी नहीं सुधारना, मुझे पूरा का पूरा माहौल जो है ना उसको बदलना है। जी जी जी, आपका वैसे प्रयास जो है ना बहुत अच्छा प्रयास है, और आप जितनी बात कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि जो टीवी है वो मनोरंजन का विषय है, और अगर हम हिंदुस्तान के मनोरंजन को बदल भी दें, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, क्या कर सकते हैं, हिंदुस्तान के मनोरंजन को पलट सकते हैं। लेकिन है ना जो ये मनोरंजन है ना ये विश्वव्यापी हो चुका है। इसके अंदर है ना मान लिया हिंदुस्तान ऐसा मनोरंजन दिखाए जो है ना बच्चे और जवान पसंद ना करें। आप थोड़ा बात आप समझिए, मेरा जो बात मैं समझ रहा हूँ। और है ना तो वो है ना हिंदुस्तान के चैनल लेना बंद कर देगा और अमेरिकन चैनल लेने लगेगा, श्रीलंका के ले लेगा। इंग्लिश में भी होशियार हैं, हमारे बच्चे कनाडियन भाषा भी बहुत सारे जानते हैं। तो है ना हम ये कहें कि वो क्या परोस रहा है, इसकी चिंता ना करें। अगर हम इसकी चिंता करेंगे तो कभी भी सफल नहीं होंगे। और हमारा बच्चा है ना उसे किस नज़र से देख रहा है, हम इसकी चिंता करें सिर्फ, तो हमारा जो चिंतन है वो कामयाब हो सकता है। और इसमें हम थोड़ा बहुत फेरबदल करें, मेरा ऐसा सोच है। लेकिन मैंने रिसर्च किया है कि जो बच्चे होते हैं माता पिता उनको बीमारी देते हैं, ये थ्रू एफिडेविट बता दूंगा मैं प्रूफ करके। नहीं वो घर के फैमिली मेंबर ही बच्चे को जन्म से बीमारी देते हैं। एक आदमी है और वो तंबाकू खाता, शराब पीता है, तो ऐसे बच्चे का लीवर खराब आएगा जन्म से। तो किसने दी? हमने दी, क्योंकि हम जो खा रहे थे उसका असर बच्चे पे जाता है। फिर कहते हैं जी बच्चा बीमार रहता है। बच्चा बीमार रहेगा ही, दूध फेंकता है, फेंकेगा ही वो। जब उसके अंदर पाचन क्रिया ही वीक है तो फेंकेगा। तो आज इस पर हमारी सरकार या समाज या जो भी है वो सब इस चीज पर कोई भी बातचीत नहीं करता है। हम इसी पे बात लेके चल रहे हैं कि अच्छा प्रयास है। माँ डॉक्टर है और पिता भी डॉक्टर है। माँ सबसे बड़ी गुरु है और पिता भी है। माँ पहले है, पिता बाद में है, क्योंकि वो बाहर जाता है। अपना एनजीओ है, उससे बातचीत हुई है, काफी लोग पढ़े लिखे हैं या समझदार हैं, और उनको देखते हुए सब चीज बात करते हुए लगा है कि वो समाज के लिए काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्म के मामले में एक तरह से न अनभिज्ञ है। मतलब उनको उस चीज का ज्ञान नहीं, जो कि हमारा सबसे बड़ा जो संस्कृति है वो हमारा आध्यात्म ज्ञान है। और आध्यात्म ज्ञान जिस इंसान को है उसके घर में तो कोई संस्कार गलत मिलेगा ही नहीं। आज हमारे मुख्यमंत्री यूपी के आदित्यनाथ जी जो उन्होंने कार्य किया है ये सराहनीय है। उन्होंने कहा कि भी संस्कृत को अपनाओ, आप हिंदी भाषा को अपनाओ, ये जो 25 भाषा चल रही है ये बंद होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री भी सोच रहे हैं इस बात को। लेकिन जो अपोजिशन के लोग हैं जिनको इसी बात में मजा आता है कि समाज का पतन कैसे हो, समाज ऊपर ना उठ जाए, हमारा वोट बैंक ना टूट जाए, वो सब लोग इसके हमारे देश के विरोध में बात करते हैं, विरोध में बोलते हैं। तो आज जो समय चल रहा है ये पॉजिटिव एनर्जी का है, और भविष्य में आने वाले 2-4 साल में हर इंसान की मजबूरी आने वाली है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी हर इंसान के अंदर है दुनिया के, और उसी के लिए हम आए हैं। उसी के लिए पूरा अध्यात्म, कुरान शरीफ क्या, बाइबल क्या, भागवत गीता क्या, हर चीज उसको प्रैक्टिकल की बात करते हैं। लेकिन सब लोग थ्योरी पे बात करते हैं, प्रैक्टिकल पे नहीं करते। एक सतयुग टीवी एक ऐसा टीवी चैनल है स्पिरिचुअल फाउंडेशन का, जो निःशुल्क कार्य करता है, पूरे परिवार, समाज और देश और संसार के लिए काम करता है, और हर पहलू पे काम करता है, और कोई उसको सपोर्ट नहीं है। लेकिन हम जब तक नहीं रुकेंगे तब तक हमारी गवर्नमेंट इसको स्वीकार नहीं कर लेगी। और जिस दिन गवर्नमेंट ने, हमारी भारत सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया, प्रधानमंत्री ने, उस दिन इस संसार को बदलने में और देश को
एक विश्व गुरु बनने में मुश्किल से 6 महीने का टाइम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और कोई नशा नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, सब एक स्वस्थ होंगे। परिवार के लोग स्वस्थ हैं तो समाज स्वस्थ है, और समाज स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है। तो आज हम इन्हीं वाणी पे विराम दे रहे हैं और आगे बातचीत अगले सेशन में करेंगे। और देखते रहिए सतयुग टीवी। और आगे जो भी समस्या है, कोई भी आप कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आध्यात्म गुरु पक्के हैं, कच्चे नहीं हैं। कपड़े साधारण हैं, लेकिन अंदर से कुछ खास विशेष रिसर्च करके तब आगे चल रहे हैं। आप सभी को नमस्कार।